नमस्कार मित्रों, तीसरी डेटा स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है। पेशे से मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूं। मैंने फिजिक्स में पीएचडी किया है और बहुत साल कैंसर रिसर्च पर भी काम किया है। आपसे कोरोना महामारी के बारे में कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूं। आज की बात रखने से पहले इस श्रृंखला के सभी दर्शकों को आपके उस प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद जो आपने डेटा स्टोरी 2 को दिया। जब डेटा स्टोरी 2 पिछले महीने 7 मई को आपके साथ साझा की थी, तब तक पिछले 1 साल में हमारे चैनल पर केवल 25-26 व्यूज थे और केवल 1 सब्सक्राइबर थे। डेटा स्टोरी 2 को पिछले 1 महीने में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, जिसके लिए आप सभी का धन्यवाद। विशेष धन्यवाद हमारे उन दर्शकों का जिन्होंने न केवल स्वयं पूरा वीडियो देखा और अपने कमेंट्स दिए, पर साथ ही अन्य लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो वेंकट रमन जी को, आराधना उपाध्याय जी को, योगेश जी को और बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कमेंट्स लिखे और एक रचनात्मक योगदान दिया। कृपया अपने विचार और कमेंट्स लिखते रहें और यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, पिछले महीने डेटा स्टोरी 2 में हमने भारत के खिलाफ कुछ अमेरिकी न्यूज एजेंसीज द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार और उसके कारणों पर भी बात की थी। साथ ही हमने कोविड-19 की वजह से भारत में होने वाली मौतों की तुलना अमेरिका से, यूरोपीय संघ के 27 देशों से और OECD के 37 देशों से की थी। ये 1 महीने बाद का अर्थात 4 जून 2021 का डेटा है। अब भी सभी देशों द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से बहुत कम संसाधन होने के बावजूद कोरोना से लड़ाई में भारत का प्रयास रिलेटिवली बहुत अच्छा रहा है। कई दर्शकों ने यह प्रश्न पूछा कि क्या कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या को कम करके दिखाया जा रहा है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और पिछली बार की तरह इस बार भी आपको सभी लिंक्स और कई प्रश्नों के उत्तर या तो वीडियो में या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोनों को पूरी तरह से जरूर देखें और इसे देखने के बाद निर्णय आप स्वयं लें कि क्या ठीक है क्या नहीं और इस समय हमें क्या करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय यदि सावधानी नहीं बरती और बहकावे में आकर यदि लोगों का अपने सिस्टम से विश्वास टूटा तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। दुष्प्रचार करने वाले समाचार पत्रों ने भी आंकड़ों के विषय में प्रश्न उठाए और फिर अपने खुद के अधकचरे अनुमानों को सच दिखाने के प्रयास भी किए। बहुत से समाचार पत्रों के अनुमान का एकमात्र आधार केवल कुछ लोगों के अपने निजी अनुमान हैं, जिन्हें वैज्ञानिक सच की तरह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ समाचार पत्रों ने अपनी अधपकी सनसनीखेज खबरों के लिए किसी एक शोध को आधार बनाया है। इन्हें थोड़ा समझना चाहिए, पर इन्हें देखने से पहले शोध और अनुमान के बारे में थोड़ी बात करते हैं। भारत में आजकल एक शब्द काफी प्रचलित हुआ है, एग्जिट पोल। आपने भी इसके बारे में निश्चित ही सुना या देखा होगा। ये एग्जिट पोल मतदान होने के बाद अनुमान लगाते हैं कि किसे अधिक वोट्स मिले होंगे। तो मतदान हो चुका है पर मतगणना होना बाकी है। एग्जिट पोल्स जो कर रहे हैं इसे हम कहेंगे अनुमान या एस्टिमेट, जो कि मतदान होने के बाद लगाया गया है पर मतगणना से पहले। यह अनुमान कितने सही हैं इसका पता लगता है मतगणना के बाद जब परिणाम सामने आता है। अब यदि हम घटना होने से पहले अनुमान लगाएं तो उसे हम कहेंगे पूर्वानुमान या प्रेडिक्शन। उदाहरण के लिए यदि हम 5 साल बाद या भविष्य में होने वाले चुनावों के बारे में अनुमान लगाएं तो यह एक पूर्वानुमान है। ये कितने सही है इसका पता लगेगा 5 साल बाद जब परिणाम सामने आएंगे। जैसा कि हमें पता है ये दोनों ही तरह के अनुमान सही भी हो सकते हैं और गलत भी। जब ये गलत होते हैं तो इन्हें समझकर सुधारने का प्रयास किया जाता है और शोध की यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसी तरह के अनुमान मौसम विभाग या वित्त विभाग या और भी संस्थाएं लगाती रहती हैं। इन अनुमानों को पूरी तरह नकारने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कई बार हमें सतर्क कर सकते हैं, पर इन अनुमानों पर अंधविश्वास भी ठीक नहीं है क्योंकि ये गलत भी हो सकते हैं। इनके बिल्कुल सही आकलन के लिए तो कुछ समय प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। ये दोनों ही तरह के अनुमान कोरोना के बारे में भी लगाए जा रहे हैं। कुछ अनुमान हैं जो बता रहे हैं कि अभी तक कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी और कुछ पूर्वानुमान हैं जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में कितने लोगों की मृत्यु हो सकती है। उदाहरण के तौर पर इस शोध पत्र को देखिए। यह शोध भी एक अनुमान लगा रहा है। यह शोध सबसे पहले 6 मई 2021 को प्रकाशित हुआ था और उसी दिन से कई समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। इस शोध के प्रकाशन के बाद शोधकर्ताओं को ध्यान में आया
कि कुछ गलती हुई और एक सप्ताह बाद अर्थात 13 मई को उन्होंने नए आंकड़े जारी किए। इस तरह की गलतियां होना और उन्हें सुधारना ये दोनों शोध का हिस्सा हैं और आम बात है। मगर चिंता का विषय यह है कि इस सुधार के बाद भी 13 मई से पहले के पुराने और गलत अनुमानों पर आधारित सनसनीखेज समाचार अभी भी इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं और लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। अब इनके 13 मई के नए अनुमान के हिसाब से भारत में कोरोना से होने वाली मौतों के आधिकारिक आंकड़े वास्तविक आंकड़ों से कम हो सकते हैं और यही बात लगभग सभी देशों में भी है। और अमेरिका में होने वाली कुल अनुमानित मौतें अभी भी भारत से अधिक हैं। इसको आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बारे में हमने पिछली बार विस्तार से बात की थी। आप जिस किसी भी शोध को देखें तो दो बातों का ध्यान रखें। पहली तो यह कि उस शोध या मॉडल का निष्कर्ष कमोबेश अन्य देशों पर भी लागू होगा, केवल भारत पर नहीं। और दूसरा यह कि इस तरह की वैश्विक महामारी से होने वाली मौतों का सही अनुमान या पूर्वानुमान लगाना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसमें गलती होने की संभावना भी रहती है। इसका एक उदाहरण और देखिए। वर्ष 1976 में अमेरिका में स्वाइन फ्लू महामारी से लाखों लोगों की मृत्यु का पूर्वानुमान लगाया गया था। अमेरिका ने अपनी 1/4 जनसंख्या को टीके भी लगा दिए, पर बाद में पता लगा कि अनुमान ही गलत था। पूर्वानुमान था लाखों लोगों की मृत्यु का, जबकि हुई केवल 1, और वो मृत्यु भी इस पूर्वानुमान के पहले ही हो चुकी थी। इसके बारे में कुछ लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अनुमान हैं इनमें गलतियां होने की संभावना भी रहती है, जिसे जिम्मेदार शोधकर्ता नकारते नहीं हैं, पर कुछ गैर जिम्मेदार पत्रकार और नेता या तो इसे समझते नहीं हैं या समझना ही नहीं चाहते। अब प्रश्न उठता है कि सही डेटा जुटाने में कितना समय लग सकता है। मित्रों, महामारी के बारे में विश्वसनीय आंकड़े जुटाने में खुद अमेरिका जैसे देशों को भी समय लगता है, और उसके बाद भी जो आंकड़े आते हैं उनमें एक बड़ी रेंज या परास रहती ही है। अमेरिका के ही एक और उदाहरण से शायद बात थोड़ी और साफ हो। हम सीडीसी का कुछ डेटा देखते हैं। सीडीसी अर्थात सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल या रोग नियंत्रण केंद्र, जो कि एक अमेरिकी संस्था है और अमेरिका के स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाती है। हम दो महामारियों की बात करेंगे, फ्लू और कोविड-19। यहां फ्लू और कोविड-19 में कई समानताएं और कई भिन्नताएं बताई गई हैं। आप इनके बारे में विस्तार से यहां पढ़ सकते हैं, पर मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि फ्लू और कोविड-19 दो बिल्कुल अलग बीमारियां हैं और इनके वायरस भी अलग हैं। फ्लू की अपेक्षा में कोविड-19 काफी अधिक घातक है, मगर दोनों ही छूत की बीमारियां हैं, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं यदि 6 फुट की सामाजिक दूरी न हो तो। अमेरिका में हर साल फैलने वाली फ्लू को हम एक क्षेत्रीय महामारी या एपिडेमिक कह सकते हैं और इसका डेटा सीडीसी के पास आसानी से उपलब्ध है, जबकि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी या पेंडेमिक है और इतनी बड़ी महामारी तो 100 साल पहले हुई थी, जिसका बहुत अधिक डेटा उपलब्ध नहीं है। पर फ्लू के डेटा से हमें दो बातें पता चलेंगी। पहले तो हम ये देख सकते हैं कि फ्लू का विश्वसनीय डेटा जुटाने में अमेरिका को कितना समय लगता है, और दूसरी ये कि इतना समय लगाने के बाद भी उस डेटा का प्रिसीजन कितना रहता है। और फ्लू की इन दो बातों के आधार पर हम थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कोविड-19 के बारे में। तो आइए इसे देखते हैं। यदि हम फ्लू से प्रतिवर्ष अमेरिका में होने वाली मौतों को देखें तो उसका डेटा यहां दिया हुआ है। इस लिंक को देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि पिछले लगभग 1 दशक का डेटा यहां दिया हुआ है। इस समरी को देखिए। यह दिखाती है कि पिछले 10 वर्षों में प्रतिवर्ष अमेरिका में फ्लू से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 93 लाख से 4.5 करोड़ के बीच में है। और यदि पिछले लगभग 1.5 साल में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या देखें तो ये इसी रेंज में है। मतलब कोरोना से संक्रमण प्रतिवर्ष होने वाले फ्लू के संक्रमण के लगभग बराबर है। ध्यान रहे कि कोरोना को नियंत्रित रखने में 6 फीट की सामाजिक दूरी
मास्क, घर से काम और तालाबंदी जैसे उपायों का हाथ है, वरना यह संख्या बहुत अधिक हो सकती थी। फिर भी यदि अमेरिका में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या देखें तो यह अमेरिका में प्रति वर्ष फ्लू से होने वाली मौतों से लगभग 8 से 60 गुना अधिक है। मतलब यह कि फ्लू वायरस से बहुत अधिक घातक है कोरोना वायरस। अब वापस चलते हैं। टेबल 1 के नीचे दिए इस फुटनोट को ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि अमेरिका में सीडीसी को केवल फ्लू का डेटा इकट्ठा करने के लिए लगभग 4 से 5 साल लग रहे हैं। यदि पिछले साल को कोरोना की वजह से न भी गिने तो भी अमेरिका को 3 से 4 साल तो लग ही रहे हैं यह डेटा जुटाने में। अब इसकी रेंज या परास को देखें तो ध्यान में आएगा कि अमेरिका में फ्लू के लिए ही यह परास काफी अधिक है। कोविड-19 के लिए तो यह और भी अधिक हो सकती है। अर्थात आंकड़े जुटाने की रिलेटिवली अच्छी व्यवस्थाएं और विस्तृत सुविधाएं होने के बाद भी अमेरिका को हर साल आने वाली क्षेत्रीय महामारी फ्लू का पूरा डेटा इकट्ठा करने में 3 से 5 साल लग रहे हैं। और कोविड-19 तो पिछले 100 साल में होने वाली सबसे बड़ी वैश्विक महामारी है। इसके लिए भी कम से कम 4-5 साल यदि अमेरिका को लगते हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जब खुद अमेरिका की यह स्थिति है तो कैसे यह अमेरिकी समाचार पत्र भारत की इसके लिए आलोचना कर सकते हैं। कुछ समाचार पत्र और भारत में कुछ लोग इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, 2 हफ्ते पहले यानी 26 मई 2021 की इस ट्वीट को देखिए। सच को छुपाते हुए ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत सरकार ही झूठ बोल रही है। कुछ समाचार पत्रों ने भी ऐसी खबरें दिखाई हैं। यह बहुत ही दुखद और भ्रामक है। इस राजनीतिक खेल में ज्यादा पड़े बिना आपको याद दिला दूं कि भारत में जारी आंकड़े कई राज्यों से आ रहे हैं और इनमें अलग अलग दलों की सरकारें हैं और लगभग 30% मौतें केवल एक ही राज्य से आ रही हैं। जरा सोचिए, क्या ये सभी राज्य भी झूठ बोल रहे हैं? फिर भी क्या यह संभव है कि कोरोना की वजह से होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या आधिकारिक संख्या से अधिक हो? जैसा कि हमने देखा, यह बिल्कुल संभव है और शायद ऐसा है भी। पर यही बात न केवल भारत के सभी राज्यों के लिए अपितु दुनिया के सभी देशों के लिए भी सच हो सकती है। सही आंकड़े जुटाने में सभी को थोड़ा समय लगने वाला है। मित्रों, प्रश्न पूछना एक बात है, पर बिना सोचे समझे भारत सरकार को झूठा बता देना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये ठीक नहीं है। साफ है कि या तो ये सब दुष्प्रचार वाकई में नासमझी की वजह से हो रहा है या फिर एक सोची समझी साजिश है। और ट्विटर ने तो इसे बढ़ावा देते हुए मुझे और शायद कई लोगों को भी ईमेल नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर रख के इसे भेज दिया, वो भी बिना फैक्ट चेक किए। कोविड-19 की वजह से होने वाली मौतों का पूरा डेटा आने में कुछ समय लगेगा और पूरी बात जाने बिना इस तरह का दुष्प्रचार कर लोगों में भ्रम की स्थिति फैलाना एक दुखद बात है, जिससे सभी समझदार लोगों को बचना चाहिए, विशेष रूप से इस समय जबकि हम सभी इस वैश्विक महामारी से लड़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें। कृपया अपने संकल्प और संयम को बनाए रखें। हम सब मिलकर इस महामारी पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।